हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों। आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर नंबर 3 विल डिस्कस हियर। इन लेक्चर नंबर 3 टॉपिक इज द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले समझिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। व्हाट इज द इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन? इंक्लाइंड प्लेन तो भी जानते हैं, कोई प्लेन है, जैसे ये नॉर्मल है, प्लेन है, ऐसा प्लेन है, इसको हम ऐसे एंगल से ऐसे करते हैं। ये प्लेन हमारा ऐसा था, पहले ऐसे था, अब प्लेन ऐसे हो गया, तो ये प्लेन ऐसे बन गया, तो ये थीटा एंगल बना रहा हॉरिजॉन्टल से। अब इस प्लेन पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने को ही अपन क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन इंक्लाइंड मोशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि इंक्लाइंड मोशन क्या है। जैसे ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम, ये हमारा कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन हमारा ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। दिस इज द 2 डायमेंशनल प्लेन, दिस इज द 2 डायमेंशनल प्लेन। तो ये हमारा इस पार्ट यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्लेन को हम ऐसे ऐसे मतलब कोई मतलब जैसे एल शेप की कोई रॉड है, अब इसको यहाँ पर हिंज करके हम ऐसे रोटेट कर दें तो कुछ इस टाइप का प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो नया प्लेन जो बन जाएगा, नया प्लेन होगा तो 2 डायमेंशनली ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो जाएगा। कैपिटल एक्स और कैपिटल, ये हमारा स्मॉल वाई था और ये कैपिटल वाई हो गया। अब जब प्लेन को हमने रोटेट किया था बच्चों, प्लेन को हमने कैसे किया था, ये थीटा एंगल से रोटेट किया था, थीटा एंगल से इंक्लाइंड प्लेन को रोटेट किया था। अब इस प्लेन पर अपन क्या करेंगे, पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं डाउनवर्ड से, मतलब इस पॉइंट से पार्टिकल अपवर्ड, पार्टिकल को हम अपवर्ड ही फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। तो इसकी स्पीड है हमारी, वो कितनी दी गई है, यू गिवन है। जो एंगल कितना बना रहा है, ये हमारा अल्फ़ा। ये अल्फ़ा का एक्चुअली में सिचुएशन क्या हो सकती है, ग्राउंड से भी ले सकते हैं और इंक्लाइंड प्लेन से भी एंगल ले सकते हैं। ये हमारी ये अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है हम कैसा डाटा ले रहे हैं, हम डाटा किस तरीके से ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, फॉर्मूला देखेगा जरूर अलग, एंगल फॉर्म में अलग दिख जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कुछ अलग चीज़ हो गई। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन में ये रहा है, ये हमारी स्पीड हमारी यू गिवन है और ये अल्फा बना रहा है। अब हम देखेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन में, हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि जी है ना, -g काम करता है। और ऐसे कोई भी एक्सेलरेशन फैक्टर काम नहीं कर रहा था अलोंग दी एक्सिस में, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो ग्राउंड से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर सिचुएशन कितनी है, -g, ये हमारी -g है। अब ये क्योंकि हमने इसको प्लेन को रोटेट किया तो जी वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए कि इसमें यहाँ पर जो कंपोनेंट्स इसके जी के कंपोनेंट करेंगे इसके अलोंग, कि जी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है ट्रायंगल में, जो डायग्राम में हमने लिखे नहीं भले, लेकिन डायग्राम में आपका नामकरण देना जरूर नहीं, हमने ऐसे बना लिया। तो ये वाला, ये इसको बोलते हैं माइनस हमारा जी साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट माइनस हमारा जी कॉस थीटा। मतलब कहने का मतलब है इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग, इंक्लाइंड प्लेन के मतलब एक्स के अलोंग ये हमारा कौन सा काम कर रहा है, माइनस हमारा जी साइन थीटा, मतलब ये इसके पैरेलल माइनस जी साइन थीटा और परपेंडिकुलर हमारा माइनस जी कॉस थीटा काम कर रहा है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, अब स्पीड जो गिवन थी, स्पीड तो अपन वो इसी दे रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग क्या, यू कॉस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट में ये कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा होगा नहीं। तो इसमें आपका, इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों तरफ हमारा
दोनों डायमेंशन में एक्स के अलोंग भी है और वाई के अलोंग भी है, एक्स के अलोंग भी है और वाई के अलोंग, दोनों के अलोंग हमारा यूनिफॉर्म आइसोलेटेड काम कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम एक्स के अलोंग भी लगा सकते हैं और वाई के अलोंग भी लगा सकते हैं, एक्स के अलोंग भी लगा सकते हैं और वाई के अलोंग भी हम लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कि इसमें हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फार्मूला हम ड्राइव करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है, वैसे तो हम रिजल्ट लिख देंगे लेकिन यहाँ पर फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। तो बच्चों कितना होगा, पहले हम डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाई का नॉर्मली फार्मूला कितना होता है, फार्मूला होता है टू, हमने बताया 2v/, वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन जी, ऐसे फार्मूला है, ये फार्मूला था। v/, मतलब है इसका कंपोनेंट। तो अपन ने क्या करते हैं, v sin थीटा नॉर्मल लेके थे, 2v sin अल्फा अपॉन जी फार्मूला होता था। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली u sin अल्फा, और g की जगह, अब g की जगह कौन सा काम करे, इसकी तरह अलॉन्ग g, तो ये -g cos थीटा है ना। तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का सीधे सीधे आप लगा देना 2u sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा, ये फार्मूला आपका बन गया। ओके, बस इसमें कि नीट के अंदर और जेईई मेंस के अंदर यही फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, मान लो इसका अकाउंट बन गया, अब हमें क्या निकाला है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, इसको रेंज कहते हैं। यहाँ जो टाइम ऑफ फ्लाइंग निकल गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकाल लिया। अब क्या आपको रेंज फाइंड आउट करना है, क्या करना है, रेंज आपको फाइंड आउट करना है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस, तो x इक्वल टू क्या होता है, u cos अल्फा इंटू टी, फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन मोशन का, कौन सा अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू u cos अल्फा इंटू टी -1/2 जी, कितना, इसमें हमारा g sin थीटा इंटू टी। अब इसमें t की जगह अपन टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे। तो ये फार्मूला r इक्वल टू क्या हो गया, ये 2u² अपॉन जी cos स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या निकला साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस हमारा थीटा हो जाएगा। इसमें आप रखिए तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है ना, इस कंडीशन में ये फार्मूला याद करना। अब अपन ट्रिग्नोमेट्री से इसमें ये आर की वैल्यू निकल रही, इसमें सीधे सीधे स्ट्रिक्ट रिजल्ट आएंगे। सॉरी बच्चों, अगर अपन देखेंगे ये टाइम ऑफ फ्लाइंग और रेंज आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या निकल सकती है, इसको आप फार्मूला ये हम ब्लॉक के अंदर बना देते हैं, ये ब्लॉक के अंदर फार्मूला हमने बना दिया। तो फार्मूला आप सीधे याद करना है, जेईई मेंस, दिस इज, मैंने बताया दिस इज लेक्चर ऑफ द जेईई मेंस और नीट के बच्चों के लिए। तो हम सीधे सीधे फार्मूले को कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये हम बताएंगे। इसलिए फार्मूला आपको मेमोराइज करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा ये आपका प्रॉब्लम क्लास नहीं है, ये आपकी लेक्चर है, थ्योरेटिकली क्लास है। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है, आपको मालूम होना चाहिए कि अब बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होना है। जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं, 2021 और 22 की तैयारी करना चाह रहे हैं, नीट और जेईई मेंस के बच्चों के लिए, ये उनके लिए ये कम से कम एग्जॉस्टिव क्लासेस हैं। इसमें थ्योरी पढ़ाई जाएगी और थ्योरी के आधार पर ये प्रॉब्लम भी कराए जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट ये बताने के बाद में हम फॉर्मूले एक बार पूरे सारे फॉर्मूले लिखा देंगे, और फॉर्मूला लिखाने के बाद में फिर हम आपको कुछ प्रॉब्लम करा देंगे, 10-5 प्रॉब्लम इस क्लास में डिस्कस करा देंगे, है ना। एग्जाम्पल हम अच्छे एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम पढ़ने में आ जाएगी, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पर जो फार्मूला बताया रेंज का बनाया। अब रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू अब निकाले ना, तो आर मैक्स निकालें। तो इसको आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, u² अपॉन जी क्या हो जाएगा, जी हमारा 1 प्लस हमारा साइन थीटा, ये आएगा। तो यहाँ पर कब आएगा, क्योंकि जब आएगा ये हमारा 2 अल्फा प्लस थीटा,
क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू π/2 हो, 2 अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू π/2 है। इस केस के अंदर ही हम, इस केस के अंदर भी आर मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ये हमारा आपका रेंज हो गई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, और ये आर की मैक्सिमम वैल्यू जो डायरेक्ट नीट में और जेईई मेंस में आप पूछ सकते हैं। ये हमारे कौन सी सिचुएशन है, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन था। ये कौन सा था, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन था। ओके, अपवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन था। अगर कभी कभार आपको सिचुएशन पूछें तो ध्यान रखिए कि कभी कभार ये पूछ सकते हैं कि पार्टिकल कब वर्टिकली टकरा रहा है, कब एक्चुअली में इंक्लाइंड प्लेन पर यहाँ से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली टकरा रहा है। वर्टिकल टकराने का मतलब कि आपकी फाइनल हमारी कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिकम 0 हो जाए। उसमें जो अपना फार्मूला है v = u + ct में और रखते हैं, तो वो रखने के बाद में क्या हो जाएगा कि इसमें एक कंडीशन आ जाए, और टाइम की वैल्यू ये रख देंगे तो इसमें एक कंडीशन आ जाती है, इसमें थीटा अल्फा में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में एडवांस लेवल पे जाता है, एक्चुअल में नीट में और जेईई मेंस पे ये नहीं जाता है, लेकिन इसमें सिचुएशन तो बहुत सारी डेवलप हो सकती है। एडवांस लेवल पे आप बच्चों हम इतनी सिचुएशन डेवलप करा देंगे कि आप देखते रह जाओगे, क्योंकि एडवांस बेसिकली क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, तो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो बच्चों ये आपकी हम यहाँ पर ये हमने फार्मूला बता दिए, 3 फार्मूले आपको याद करना है। अब हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक क्या है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी सिचुएशन क्या है। ये पहली सिचुएशन थी पार्टिकल ही प्रोजेक्ट कर रहे क्या अपवर्ड, तो इंक्लाइंड प्लेन पे जो मोशन है अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये -g sin थीटा और -g cos थीटा दोनों तरफ -g काम करता है, लेकिन जब ऊपर से इधर फेंकते हैं तो ऊपर से इधर फेंकते हैं तो पार्टिकली डाउन बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर इधर आ रहा है, तो इसके अंदर जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या हो जाता है, ये इसके अलोंग जो -g sin थीटा के +j sin थीटा होता है, और वर्टिकली जो काम करेगा ये -g cos थीटा काम करना है, ये याद करना पड़ेगा। तो हम एक्चुअल में यहाँ पर हम सिचुएशन दूसरी सिचुएशन को बताते हैं। तो बच्चे तीनों फार्मूले मैंने बता दिए, ये आप अपने नोट कर लेना है ना, और नोट करके एक्चुअली फार्मूला का हमने ये क्या है, हम फंडामेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम है, फंडामेंटल बिल्डिंग प्रोग्राम है। और इसके बाद में हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है। जब टॉपिक्स काइनेमेटिक्स हो जाए तो कौन सी बुक्स को प्रेफरेंस करना है, आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, है ना। इसके बाद में आप मतलब पहले अपने फंडामेंटल बिल्डिंग खड़ा पढ़िए, मतलब कंसेप्ट को जानिए, और कंसेप्ट को जानिए और एक पर्टिकुलर बुक्स पकड़िए, पर्टिकुलर बुक्स को आपको पकड़ना पड़ेगी। उस पर्टिकुलर बुक्स की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो देता है उसको आप सॉल्व करिए। जैसे एस सी वर्मा है, आप लोग क्या करिए, एस सी वर्मा को ले लिए, नीट और जेईई मेंस वाले बच्चों के, आप लोग एस सी वर्मा की बुक्स लीजिए और उसमें क्या करिए कि जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए काइनेमेटिक्स, तब एक तरफ से आप बताइए, मैं उसको प्रॉब्लम की रिमार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ के इस तरह की प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक इस प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह की प्रॉब्लम है, और पूरी कैटेगरी करके हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप प्लीज़ बच्चों आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद में अगर जो आपको डाउट्स आते हैं इन केस, तो डाउट केस हम आपको क्लास के अंदर एक्चुअली में हम डिस्कस करेंगे, एस सी वर्मा की प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद में फिर आपके पास में कोई भी स्टडी मटेरियल हो, इंडिया का कोई भी स्टडी मटेरियल उठा हो, चाहे जो आपके अंदर में जिस कोचिंग स्टडी मटेरियल आपके दिमाग में दौड़ता हो, या जो भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो अपनी प्रॉब्लम दे रहे हो, आप किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन पहले अपनी बिल्डिंग खड़ी करिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं। अरे प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए बच्चों में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्वर मत बनिए, पहले फंडामेंटली डेवलप करिए, पहले आपकी फंडामेंटली डेवलप करिए। आप सोचते हो कि प्रॉब्लम जो कोचिंग जो पढ़ाती है, आपको टेक्निक सिखाती हैं, बहुत सारे बच्चों में बैठ करके आपको बड़ी सिंपल लगती है। सिंपल लगना, दिखने में सिंपल लगने में और अपने दिमाग में उतारने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और आपको बताऊं 100 बच्चों की क्लास में, 150 बच्चों की क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं उनका फाउंडेशन ऑलरेडी डेवलप्ड होता है, या उसमें 25% या 20% बच्चे ऐसे फाउंडेशन डेवलप्ड होते हैं। वो बच्चे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, वो बच्चे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और उनको जो अच्छे आगे बढ़ने वाले बच्चों को ये भी पता नहीं वास्तव में हमको फ़ायदा हो रहा कि नहीं हुआ, कि हमारा फ़ायदा मुझे क्यों हुआ, क्योंकि उनका एक्चुअली में उनका तो रिवीजन हो रहा है तो उनको तो अच्छा लगता है। लेकिन जो आप लोग सीखना नहीं चाहते, आपने सीखा नहीं है, आप एक्चुअली मूर्ख बन जाते हैं।
आप लोग एक्चुअली में उस स्टडी क्लास में मूर्ख बन जाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी नीट और जेईई मेंस एग्जाम के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे, आप फंडामेंटल सिंपल एलिमेंट्री आइडियाज़ पढ़ोगे, सिंपल। अरे सिंपल क्या होता है, समझिए। आपको समझ अगर डेवलप हो जाती है वो चीज़ सिंपल हो जाती है, और समझ ही डेवलप नहीं होती है, चाहे कुछ भी कर लो आपके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी आसान नहीं हो सकता है। सिर्फ दिखने में आसान जरूर हो सकता है कि टीचर ने क्या किया, आपके 5 फार्मूले करा दिए, 5 फार्मूले के बाद उसमें क्वेश्चन बताए और वो लगाता उसने लगा के बता दिया फार्मूला में ये वैल्यू रखो, इसमें ये वैल्यू, तो आपको बड़ा आसान लगता है। लेकिन आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि हम उससे कनेक्ट हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? आप उससे जब तक खुद इंटरनली कनेक्टेड नहीं होगे, जब तक उस प्रॉब्लम को आप अच्छे तरीके से आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं पैदा होगी, तब तक आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये आप अपने अंदर से भ्रम को निकाल दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये अगला जो टॉपिक से हम यहाँ से पढ़ाएंगे, अगला क्या है, डाउनवर्ड अगला कौन सा था, डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब पार्टिकल को किसी इंक्लाइंड प्लेन से डाउनवर्ड की तरफ थ्रो करते हैं। तो यहाँ पर कितना हुआ, बस सिचुएशन, यहाँ एंगल लेने की सिचुएशन बदल जाएगी। ये थीटा जी वाला थीटा बराबर रहेगा। जैसे पार्टिकल को हमने ऐसे दिया, मान लो ऐसे दिया, तो अल्फा में, अगर अल्फा में ऐसे मान लें, चलो ऐसे मान लें, ये हमारा अल्फा है, या हम हॉरिजॉन्टल से, जनरली प्रॉब्लम क्या, हॉरिजॉन्टल से एंगल देता है वो, ये अल्फा देता है, हम ऐसे मान लेते हैं, या यहाँ से नहीं ले सकते थे, लेकिन हम चलो इस तरीके से बता देते हैं। ये अल्फा हॉरिजॉन्टली कि हमारा ये वेलोसिटी हमारी है, स्पीड यू गिवन है, ये हमारा एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है। अब यहाँ पर देखिए, तो इस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो कितना, क्योंकि आम की इसमें जो वेलोसिटी है ऐसे, आपको चाहिए क्या है, ये वेलोसिटी आपको कैसे चाहिए, ऐसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, तो ऐसे चाहिए तो हमारी कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू साइन अल्फा, और जी वाली कितना होगा, यू कॉस अल्फा रहेगा। ठीक है, अब देखें वो जी वाला एंगल कितना है, दिस इज थीटा। अब थीटा जब आया है तो अपन देखेंगे कि वेलोसिटी अब क्या होगी, ये हम गलत कर दिया, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस प्लेन से इधर, और ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस हमारा थीटा, ये बन जाएगा। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे तो रेंज टाइम ऑफ फ्लाइंग निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर जी के जो कंपोनेंट अपन जो ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, जी हमारा ऐसे में था, तो इसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट कितना आया था, माइनस जी साइन थीटा आया था, और वर्टिकली माइनस जी क्वेश्चन। लेकिन पार्टिकल यहाँ से वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सेलरेशन काम करेगा, अगर स्पीड बढ़ रही है तो क्या एक्सेलरेटर काम करेगा। तो इसलिए आप इसके अलोंग माइनस जी साइन थीटा यूज मत करिए, माइनस प्लस जी साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक्चुअल में पहले हम सीधे बता देंगे टाइम ऑफ फ्लाइंग, याद कर लो टाइम ऑफ फ्लाइंग का फार्मूला। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 2u साइन अल्फा प्लस थीटा, 2u साइन अल्फा प्लस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा होगा जी क्या कॉस थीटा। ये फार्मूला हमारा टाइम ऑफ फ्लाइंग का बन गया, है ना। तो इसमें फार्मूला चेंज हो गया, फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, एंगल वाला बदल गया, 2 अल्फा प्लस थीटा, है ना। तो ये आपको ये वाला अल्फा हॉरिजॉन्टल लाइन से बना रहा है, और थीटा हमारा थीटा एंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इंक्लाइंड प्लेन से एंगल थीटा बना रही है, जी वाला थीटा है तो जी वाला भी थीटा होगा, ये बना दिया। अब हम देखें इस कंडीशन में क्या निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे आर निकालेंगे। तो आर कितना हुआ, आर हुआ यू कॉस अल्फा, पहले एक्स निकाल लेते हैं ना, एक्स इक्वल टू बाद में आर वैल्यू रखें, यू कॉस अल्फा थीटा इंटू टी प्लस 1/2 जी कितना, जी साइन थीटा इंटू कितना, t²। अब t² की वैल्यू रखते हैं, तो टी की वैल्यू कैपिटल टी की जगह कैपिटल टी प्लेस कर देंगे, टी की जगह अपन लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी प्लेस कर देंगे।
तो कैपिटल प्लेस कर देंगे तो हमारा इट बिकम आर, एक्स की जगह ये रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इट बिकम रेंज बन गया। ओके बच्चों, तो रेंज बन गया तो क्या होगा, ये याद कर लीजिए 2u² जी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा प्लस थीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू क्या, कॉस अल्फा। ये फार्मूला आर बन जाएगा, ये हमारी आर की फार्मूला बन जाएगा। तो ये कितने फार्मूले हो गए? कुल मिला के आपके 2 फार्मूला जी बन गए। अब इसमें आर मैक्स निकालना है, आर मैक्स निकालना है। तो आर मैक्स में कितना होगा, u²/g 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे और आपको मालूम होगा a प्लस बी a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी कर देते हैं, तो इससे कुछ टर्म कट जाते हैं तो निकल जाता है। इसमें भी वही है कि एंगल कितना है, एंगल हमारा कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल π/2 रहेगा। तो ये आपकी ये कितने फार्मूला टाइप बता दिए, ये हमारे कुल मिला के 6 रिजल्ट आपको सीधे सीधे याद कर लेना। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो डायरेक्ट इन्हीं पर आएगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं। तो हमने इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करा दिया। अब बच्चों अगले लेक्चर में जो हम पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में जो पढ़ाएंगे वो हमारा क्या होगा, क्या होगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन इज द, ये आखिरी टॉपिक है, काइनेमेटिक्स का आखिरी टॉपिक है। फिर इसके रिलेटिव में इंक्लाइंड, रिलेटिव के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी स्टडी करते हैं। रिलेटिव के अंदर क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करेंगे, तो उसको भी हम इसमें इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों अगला लेक्चर जो मेरा होगा वो कैसा होगा, अगला जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस ऑन द रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, उसको प्रॉब्लम बेसिस पर हम अंडरस्टैंड करा दें। पहले हम थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे आप, क्योंकि कोई भी कंसेप्ट प्रॉब्लम्स को, जैसे प्रॉब्लम आप पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम को जब तक थ्योरी से रिलेट नहीं करोगे, है ना, तो एक बढ़ाना एक अलग चीज़ है, एक स्टिल क्लैरिटी के साथ समझना, स्टिल क्लैरिटी के साथ इमेजिनेशन करना एक अलग पहलू होता है। तो फिजिक्स में मेरा उद्देश्य है कि आप स्टिल क्लैरिटी के साथ पढ़िए। टाइम थोड़ा सा आपको जरूर लगेगा। थोड़ी दूसरी बात क्या है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा नीट का हो चाहे जेईई मेंस का, एक बात जरूर ध्यान रखिए, एक बुक्स को जरूर पढ़िएगा। ऑनलाइन क्लासेस में उन बच्चे को ही फ़ायदा होता है जो बच्चे सेल्फ स्टडी इनकी बहुत अच्छी होती है। वीडियो लेक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लेक्चर में तो आपने बनाया एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लिए, 4 बार देख लिए, तो बल्कि बार बार देखोगे तो आपको चीज़ें बार बार आपके दिमाग में, क्योंकि वही फंडामेंटल कंसेप्ट है। जैसे आपने एक बात है मैं बताया था कि रस्सी है, पत्थर पर डालिए, बार बार घिसोगे, है ना, तो बार बार घिसोगे उसमें क्या करता है, उसमें निशान आ जाता है, पत्थर पर भी निशान आ जाता है। तो ऐसे ही अपन अपने दिमाग को बार बार यूज करिए और बार बार ये फंडामेंटल कैसे हुआ इसको इमेजिन करिए। आपने सर ने बता दिया कैसा हो गया, लेकिन आपने दिमाग पे उतारने की कोशिश करिए और दिमाग पे उतारने के लिए उतारिए, फिर आपको बहुत फिजिक्स बहुत आसान लगने लगी। मैं आपको बच्चे कहता हूँ फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें कभी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। मैं 100% कहता हूँ, क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड कर लिया और आपने फंडामेंटली थोड़ा सा पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन फिजिक्स में गलत होने की संभावना ना के बराबर है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स भले टॉपिक डिफिकल्ट हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होती है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, फंडामेंटली कंसेप्ट को अपना थोड़ा सा कहने बहुत तरीके से एनालाइज करना होता है। तो अगर थोड़ी कंसेप्ट की मिसिंग हो गई है तो प्रॉब्लम गलत होने की संभावना बनती है, क्योंकि उसमें बहुत मिसकंसेप्शन भी है। केमिस्ट्री में बहुत मिसकंसेप्शन निकाले जाते हैं, है ना, तो एक्चुअल में वो चीज़ स्टडी करें, इसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना, और इसमें फिजिक्स मैथ्स में गलत होने की संभावना नहीं कह देती है। तो बच्चों ये मैंने एग्जॉस्टिव तरीके से हमने ये फार्मूले 6 फार्मूले हमने आपको बता दिए। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा और अपने लिख लीजिए और इसको बार बार देखिएगा। फिर हम जब प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे तो पूरी आपकी, अगर ये वीडियो मेरे पिछले सारे वीडियो लेक्चर आप देखोगे, जब प्रॉब्लम क्लास पे आप जाओगे मेरी पे, तो आपको लगने लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो प्रॉब्लम का तो मुझे महारत हासिल हुई है। मैं अपने बारे में बताऊँ कि मेरा जो बच्चा पढ़ता है प्रॉब्लम को मैं बच्चे को रिगा देता हूँ। बच्चे की आप सिर्फ थ्योरी को थोड़ा सा पढ़िएगा,
जब पूरा कंप्लीट काइनेमेटिक्स हो जाएगा, हम प्रॉब्लम कराएंगे, सारे रिजल्ट एक साथ लिखवा के हम आपको टॉपिक्स वाइज, हमको आपको कैटेगरीज वाइज, इतनी कैटेगरी में प्रॉब्लम बनती है, उन डिफरेंट कैटेगरी की हम प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करा देंगे। आपके अंदर डेफिनेटली सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और फिर आप ऐसी वर्मा जैसी बुक्स को आप सॉल्व करिए और फिर इसके बाद में कोई भी स्टडी मटेरियल आप सॉल्व करिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी काइनेमेटिक्स के अंदर। ये बच्चों हमारा ये कॉन्सेप्ट है। तो अगली, मैं दोबारा किसी को रिपीट बोल रहा हूँ, अगले लेक्चर में हम इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में हम इंक्लाइंड प्लेन मोशन की क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। इंक्लाइंड, सॉरी गलत बोल गया हूँ, रिलेटिव मोशन की। बच्चों थोड़ा सा मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं कभी कभार क्यों मैं अपने दिमाग से बोलता हूँ, मेरा दिमाग कहीं और जगह चलता है तो बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उसको बार बार रिपीट भी कर देते हैं जब मेरे दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ अगर अगला टॉपिक जो बताएंगे, अगला टॉपिक मेरा क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, रिलेटिव मोशन बताएंगे। तो रिलेटिव मोशन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते, रिलेटिव मोशन है क्या। तो अगली चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ के आइए, एस.सी. वर्मा की आपकी बुक्स ले लीजिए, है ना, तो उसको पढ़ के आइए। इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन हो, सॉरी गलत दोबारा बोला हूँ, रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो रिलेटिव मोशन क्या है, एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उनने क्या कहा, दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है। पहले समझिए एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट मत का मतलब है कि दो पार्टिकल एक फ्रेम के अंदर डिफरेंट स्पीड से, डिफरेंट मोशन से मूव कर रहे हैं। अब उन पार्टिकल की, जैसे मैंने कहा, ऐसा एग्जांपल देखिए, ये कार है, जैसे कार है, इस कार की वेलोसिटी v1 है और दूसरी जो कार है इसकी स्पीड हमारी v2 है। तो ये हमारी क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये वाला अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ और ये वाला अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये ग्राउंड वाला अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसकी स्पीड v1 है और v2 हमारी एब्सोल्यूट स्पीड है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये पार्टिकल इंडिविजुअली मूव कर रही है, ये पार्टिकल मेरी इंडिविजुअली पार्टिकल मूव कर रही है गिवन v2। तो v1 v2 हमारी एब्सोल्यूट स्पीड है। अब ये वाला फ्रेम और ये फ्रेम अलग अलग दो फ्रेम हो गए। अब इसकी स्पीड इस फ्रेम से ऑब्जर्व करें या इसकी स्पीड इसकी फ्रेम से पढ़ेगा तो आपको देखो मिलेगा, मैंने कहा कि v2 की स्पीड इस फ्रेम से आप स्टडी करेंगे तो इसका मोशन ऑफ लाइन, इसका मोशन होगा, आपको क्या लगेगा कि अगर इसकी वेलोसिटी v2 ज़्यादा है और v1 कम है तो आपको इनके बीच में आपको देगा इसमें सेपरेशन बढ़ेगा, मतलब दूरी बढ़ेगी, मतलब कहने का दूरी बढ़ेगी, जब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमारी, उनके पास सेपरेशन बढ़ रहा है, तो सेपरेशन बढ़ रहा है तो हमारी क्या होगा, ये आपकी v1 माइनस v2, v1 कितना, v2 माइनस v1 सॉरी, v2 माइनस v1 रिलेटिव मोशन होगा। तो v2 माइनस v1 कितना, इसमें इस तरफ होगा, v2 माइनस इसके रेस्पेक्ट में v2 में रिलेटिव मोशन हमारे ऐसे होगा, मोशन ऑफ लाइन ऐसे होगी। इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा इस फ्रेम के, क्योंकि हमारी कंडीशन मैंने देखा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, v2 ग्रेटर देन v1। अब v2 ज़्यादा है तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड स्टडी करेंगे, मतलब करिए सेपरेशन बढ़ रहा है तो इसका मोशन ऑफ लाइन, क्योंकि रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर को होगा तो मोशन इधर को होगा, इसको मोशन ऑफ लाइन कहते हैं इनिशियली कंसेप्ट से। यही हम प्लेन के अंदर डिस्कस कराएंगे, जब प्रॉब्लम डिस्कस कराएंगे तो मोशन ऑफ लाइन को इसमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या बात करूँ कि ये वाला फ्रेम है, इस फ्रेम से हम इसको स्टडी करें, इस फ्रेम से हम इसको स्टडी करेंगे तो इसका मोशन क्या होगा, क्योंकि इसके बीच में आपकी, क्योंकि इसकी स्पीड हमारी ज़्यादा है और इसकी स्पीड हमारी कम है, तो अपन क्या करें, v1 माइनस क्या, v1 माइनस v2 देखेंगे तो इसका मतलब कहने का मतलब ये लाइन ऑफ मोशन इधर को होती है तो इसकी लाइन ऑफ मोशन इधर को हो जाएगी। तो दो पार्टिकल, दो एब्सोल्यूट स्पीड्स हैं, दो एब्सोल्यूट मोशन है। अगर अब पहले जैसे पहले वाले की, सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पहले वाले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो डायरेक्शन अलग होगी, और पहले वाले की वेलोसिटी सेकंड के रिस्पेक्ट में तो अलग होगी। मोशन ऑफ लाइन की डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री में होती है।
1 से 80 डिग्री के बीच में उनके बीच एंगल कितना होता है 180 डिग्री के होते, इसको लाइन ऑफ मोशन कहते हैं। अब लाइन ऑफ मोशन को आपने समझ लिया तो बड़ी चीज़ें आपको आसानी दिखेगी। जैसे मान लो आप ऐसे एग्जाम्पल देखिए, रिलेटिव मोशन का मैं आपको एक सबसे अच्छा पहलू बताऊं कि एक गांव में बच्चा पढ़ता है, एक गांव के फ्रेम से बच्चा पढ़ता है, तो अगर वो एग्ज़ाम में पास होता है उसके 60% आ जाते हैं, मतलब क्योंकि 60% आ जाते हैं, तो अब उसमें जो गांव के बच्चे कहते हैं कि बच्चा पढ़ा लिखा है, उसके पास हो गया, तो वो आपको अपने आप को उन बच्चों में जो सारे लोगों में, गांव के सारे लोगों के अंदर वो अपने आप को टैलेंटेड मानेगा, उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जन्म हो सकता है अपने आप को, वो अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सुपीरियर हो। अब जैसे अगर मान लो अगर अपन फिर शहर के बच्चे में देखो, तो शहरों में बच्चों का जो नॉर्मल परसेंटेज 80% से ऊपर जाता है, तो वो अपनी वो सुपीरियरिटी की तरफ पढ़ते हैं कि हाँ हम नॉर्मल बच्चों से हट के 90% वाला बच्चा क्या हम ज़्यादा सुपीरियर है, 95% वाला बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक में आने लगता है। तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, यही आपका फ्रेम ऑफ नज़रिया है, यही आपका फ्रेम ऑफ नज़रिया है। वो कहता है वो बच्चा इंटेलिजेंट है ना, वो बच्चा कहता है उसके रिस्पेक्ट में इंटेलिजेंट है ना। तो अगर दो बच्चे आपस में एज्यूम करते हैं कि ये बच्चा टैलेंटेड है, तो उसके रिस्पेक्ट में है। अब ऐसा नहीं कि वो बच्चा टैलेंट है, उसके आगे बच्चे और भी जाएंगे। मैं जैसे सपोज दैट कि बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं तो हर बच्चे के एक फंडामेंटल डेवलपमेंट होती है, तभी आईआईटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, आप जब आईआईटी के अंदर पहुँचोगे तो वहाँ पर बच्चे सारे अपने अपने तरीके से पढ़ के आए, सारे बच्चे के पास फंडामेंटल है। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अब उन बच्चों में जो ओवरटेक करेगा, उन बच्चों में आपकी उसकी बताने का, उसका प्रॉब्लम को हर प्रॉब्लम को टैकल करने का नज़रिया, उसने किस तरीके से पढ़ा है, अपने लाइफ को कैसे अप्लाई कर रहा है, तो ये उसकी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। तो आप ये मत समझिए कि दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव है ना। कोई भी आदमी टैलेंटेड नहीं है, कोई भी आदमी आपका इंटेलिजेंट नहीं है, कोई डफर नहीं है। एक नज़रिया है, उस नज़रिए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यही रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। जैसे तो हमने ये बताया, ये हमने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, तो इसमें क्या बहुत सारे केसेस होते हैं, इसमें अपन बहुत सारे केसेस होंगे। तो ये तो सिंपल एलिमेंट्री केस बताया। तो एलिमेंट्री केसेस में क्या फार्मूला क्या है, फार्मूला याद करिए, V1 माइनस V2 वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो V1 माइनस हमारा V2 हो जाएगा। अगर V21 निकालेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते उसको माइनस कर दिया जाता है, और V21 निकालेंगे तो क्या होगा, V2 माइनस हमारा V1। आप देखोगे इसमें माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका V1 माइनस V2 हो गया। मतलब क्या निकल गया, मतलब कहने का निकल गया V12 इक्वल टू माइनस हमारा V21। ये कंसेप्ट आपके अंदर आ गया। ये मोशन ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक एलिमेंट्री क्वेश्चन है, एलिमेंट्री फार्मूला है ना, एलिमेंट्री अपना फार्मूला, ये आपको यही फार्मूला आपको हर जगह इस्तेमाल होगा। अब इसमें देखिए फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा यही है, ये तो 1 डायमेंशनल में हो सकता है, 2 डायमेंशनल में हो सकता है। जैसे अपन देखेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम होती है, आपको हम रिवर बोर्ड प्रॉब्लम कराएंगे, और अम्ब्रेला पानी के अंदर, पानी बरसात होती है तो अम्ब्रेला को ऊपर ऐसे करते हैं, तो अम्ब्रेला को ऐसे टेढ़ा करते हैं, ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, कि यही रिलेटिव मोशन का भी एग्जाम्पल है ना, ये हमारी रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये आपके जो डिफरेंट सिचुएशन बनती हैं, जैसे कोलिजन में, जैसे कोई पार्टिकल अपने आते मिनिमम सेपरेशन कब होगा, है ना, जैसे पार्टिकल अलग डायरेक्शन में, मतलब एक फ्रेम में अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, उनकी वेलोसिटी अलग है, तो मिनिमम सेपरेशन कब हो सकता है, या कोलाइड कब कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये सारे प्रॉब्लम का ये कोलिजन कंसेप्ट जो आएगा, मिनिमम सेपरेशन और अप्रोच, ये क्या रिलेटिव मोशन का ही कंसेप्ट है। तो बच्चों V12 इक्वल टू V21, ये हमने आपको ये रिलेटिव मोशन को हमने बता दिया। तो इसमें सबसे बढ़िया है, हम प्रॉब्लम कराएंगे रिलेटिव मोशन को बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे। जैसे मैं एक आपको आइडिया दूँ, एक हल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, सिंपल समझिए, थोड़ा प्रॉब्लम को मैं टेढ़ा कर देता हूँ कि आप ये बताइए, एक पार्टिकल ऐसे है और एक पार्टिकल ऐसे है, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है।
अब हम देखेंगे तो अगर इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालें, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में निकालें, अब ये क्या होगा, अब वन डायमेंशनल में इसका मोशन ऑफ लाइन तो होगा, लेकिन मोशन ऑफ लाइन प्लेन में होगा। इसकी मोशन इसके मतलब इस पार्टिकल v2 का मोशन इसके रिस्पेक्ट में निकालें या v1 की वेलोसिटी v2 के रिस्पेक्ट में निकालें। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 2 डायमेंशनल केसेस है। तो बच्चों तो आप कैसे इमेजिन करिए, मान लो अपन हम यहाँ से इस कार से आ रहे हैं, ये हमारी कार है, ये मेरी कार इधर आ रही है और मेरी कार इधर आ रही है। अब दोनों यहाँ पर मिलेंगे तो इनके बीच मिनिमम सेपरेशन क्या होगा, जब दोनों आ रहे हैं तो मिनिमम सेपरेशन कोलाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इनका मिनिमम सेपरेशन कब होगा और इसका मोशन आपको कैसे दिखेगा। अगर इस कार के अंदर बैठने वाला इस कार के मोशन को स्टडी करेगा तो उसको कितना देगा, उसको मोशन